सो हेलो गाइस, तो इस वीकली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में जून महीने के तीसरे वाले हफ्ते का ये हमारा दूसरा वाला पार्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करके फटाफट खत्म करते हैं। तो इस प्रश्न में आपको बताना है अभी सोमालिया के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए। तो आंसर होगा हमजा आब्दी बर्रे। तो अभी सोमालिया के जो प्रेसिडेंट हैं हसन शेख मोहम्मद, उन्होंने हमजा अब्दी बर्रे को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। और इन्होंने किनका स्थान लिया? मोहम्मद हुसैन रोबले का स्थान लिया है। देखो, सोमालिया की कैपिटल मोगादिशु होती है, करेंसी है सोमाली शिलिंग। आपको बताया भी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन बने थे? एंथनी अल्बनीज बने थे। अल्बानिया के प्रेसिडेंट बने थे बजराम बेगम। और फ्रांस के अभी दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी थी एलिजाबेथ बोर्न। तो इनका नाम भी याद रखना बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है अभी तेलंगाना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो आंसर होगा उज्ज्वल भुइया को। तो अभी सरकार ने 6 हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। कौन कौन से हैं मैं आपको सारे बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक तो हमने देख लिया तेलंगाना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस उज्ज्वल भुइया। एक उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने विपिन सांघी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं अमजद अहतेशम सईद। गुवाहाटी हाईकोर्ट के बने हैं रश्मिन एम छाया। राजस्थान हाईकोर्ट के बने हैं एस शिवाजी यानी कि शिंदे संभाजी शिवाजी। और दिल्ली हाईकोर्ट के नए बने हैं सतीश चंद्र शर्मा। आपको बताया ना भारत में टोटल कितने हाईकोर्ट है? 25 है। और सबसे नवीनतम यानी कि 25वां नंबर का है अमरावती हाईकोर्ट। और सबसे पुराना है कोलकाता हाईकोर्ट। बढ़ते आगे, चलो बताओ अभी कोलंबिया के राष्ट्रपति कौन बन गए। तो आंसर होगा गुस्तावो पेट्रो। तो राष्ट्रपति के चुनाव जीतने के बाद ये गुस्तावो पेट्रो ये कोलंबिया के राष्ट्रपति बन गए हैं। इनके अलावा फ्रांसिया मार्केज ये देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनेंगी। अच्छा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था सोमालिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने? हमजा आब्दी बर्रे। फिलीपींस के नए प्रेसिडेंट बने हैं फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। ये जो कोलंबिया है ये साउथ अमेरिका का देश है जिसकी कैपिटल होती है बोगोटा। करेंसी है कोलंबियन पेसो। बढ़ते आगे, फिर बताइए उत्तर कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री ये कौन बनी है? तो आंसर होगा चो सन हुई। कौन हुई? चो सन। तो ये भी नॉर्थ कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री बन गई है। अच्छा, आपको याद होगा अभी साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट कौन बने थे? तो आंसर होगा यूंग सुक येओल। बाकी बात उत्तर कोरिया की है तो ये रहा मैप में उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी होती है प्योंगयांग और इसकी करेंसी है उत्तर कोरियाई वॉन। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? किम जोंग उन है। और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहते हैं? 38th पैरेलल। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे ये कब मनाया गया? आंसर होगा 18 जून को। तो हर साल 18 जून को ये सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे के रूप में मनाया जाता है। गैस्ट्रोनॉमी को भोजन की कला भी कहते हैं। यहाँ पे सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी का विचार ये है कि हम कृषि, मछली पकड़ने या भोजन तैयार करने जैसे कार्यों को इस तरह से करें जिससे हमारे प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी न हो और हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचे बिना भविष्य में इनका उपयोग जारी रह सके। तो याद रखेंगे सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे 18 जून को। चलो 2 प्रश्न का उत्तर आप दो। एक तो वर्ल्ड फूड डे और एक वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, ये कब मनाया जाता है? हम बढ़ते आगे, चलो बताओ अभी हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस 2022 कब मनाया गया? तो आंसर होगा 20 जून को। तो वर्ल्ड रेफ्यूजी डे बोलते हैं इंग्लिश में, 20 जून को मनाते हैं हर साल। अच्छा, शरणार्थी कौन होते हैं? शरणार्थी वो लोग होते हैं जो आतंक या संघर्ष या युद्ध या किसी भी अन्य संकट के कारण अपनी मातृभूमि छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं, उन्हें शरणार्थी कहा जाता है। तो दुनिया भर में शरणार्थियों को सम्मानित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। थीम क्या है? Whoever, whatever, everyone has a right to seek safety। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 जो हमने मनाया उसकी थीम आपसे पूछ रहे हैं। थीम बताइए। तो आंसर होगा मानवता के लिए योग यानी कि योग फॉर ह्यूमैनिटी। आप जानते हो हम लोग हर साल 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाते हैं। याद रखना ये इस साल इसका 8वां संस्करण है। और इस बार योग दिवस का आयोजन कहाँ पे किया गया? कर्नाटक मैसूर में। और थीम क्या है? योगा फॉर ह्यूमैनिटी
मानवता के लिए योग। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अभी आयुष मंत्रालय ने कहां पर अंतरराष्ट्रीय योग अकादमी की आधारशिला रखी थी? तो आंसर होगा हैदराबाद। और आयुष मंत्रालय ने ही नमस्ते योग एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य है योग के बारे में जागरूकता बढ़ाना। एक और मोबाइल एप्लीकेशन आई थी पिछले साल, वाई ब्रेक एप्लीकेशन, जिसकी मदद से आप 5 मिनट में कहीं पर भी आसानी से योग और ध्यान कर पाओगे। यहाँ पे वाई मतलब होता है योग। और अभी आपको याद होगा, हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 का उद्घाटन भी किया था। और आयुष मंत्री कौन है हमारे? वही जो शिपिंग मंत्री हैं, यानी कि सर्बानंदा सोनोवाल। चलिए बताइए, अभी हाल ही में किस हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2022 घोषित किया गया? तो आंसर होगा हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो कतर का है ये हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे अभी स्काई ट्रैक्स 2022 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में लगातार दूसरे साल विश्व के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट के रूप में घोषित किया गया। इसके अलावा बेंगलोर का जो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसको भारत और दक्षिण एशिया में बेहतरीन क्षेत्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, वैसे हमारे एविएशन मिनिस्टर कौन है? नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। चलिए बताइए, अभी हाल ही में किस संस्थान को शिक्षा में आईसीटी के उपयोग के लिए वर्ष 2021 के यूनेस्को का किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार दिया गया? तो आंसर होगा केंद्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थान को। तो आंसर होगा केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान को। तो यूनेस्को का एक पुरस्कार है किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार। और ये किसे मिला है? तो एनसीईआरटी की एक यूनिट है, इकाई है CIET, यानी कि केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, उसे ये पुरस्कार मिला है। और आपके मन में प्रश्न आएगा कि क्यों मिला? तो शिक्षा में ICT यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के उपयोग के लिए मिला है। एक्चुअली में एक योजना है, प्रधानमंत्री ई विद्या योजना, जिसे 17 मई 2020 को शुरू किया था। इस योजना में क्या था कि पूरे विश्व के जो भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं और उनके जो कोर्सेज हैं, वो आपको इस योजना में ऑनलाइन मिलेंगे। तो प्रधानमंत्री ई विद्या योजना को शिक्षा के क्षेत्र में ICT का उपयोग करने के लिए ये पुरस्कार मिला है। और इस योजना को संचालित कर रहा है CIET। देखो, बात तो यूनेस्को की भी हुई है। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और डायरेक्टर जनरल है ऑद्रे उजाले। बढ़ते आगे, चलो बताओ, अभी किसने महिला फिक्शन पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा रूथ ओजेकी ने। तो प्रसिद्ध अमेरिकी कनाडाई लेखिका है, फिल्म निर्माता हैं और जैन पुजारी हैं रूथ ओजेकी, जिन्होंने इस साल उनके उपन्यास द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार जीता। ये उनका चौथा उपन्यास है, नॉवेल है, जो एक 13 वर्षीय लड़के की कहानी बताता है जो अपने पिता की दुखद मृत्यु के बाद उससे बात करने वाली वस्तुओं की आवाज़ें सुनना शुरू कर देता है। पुरस्कार के रूप में इन्हें 30,000 यूरो मिले हैं। आप जानते हो सेसिल नदजे-बेट का नाम, कैमरून के एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने अभी वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड जीता। और अन्ना कबाले दुबा केन्या की नर्स हैं, जिन्होंने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नर्स पुरस्कार जीता, जिसे क्या कहते हैं? एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड। अच्छा, सिंथिया रोसेंजवेग का नाम आपने सुना होगा। ये नासा की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक हैं। अभी वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 इन्होंने जीता है। तो ये नाम भी याद रखना इंपॉर्टेंट है सारे। बढ़ते आगे, चलो बताओ, अभी जून 2022 में योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे प्रधानमंत्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई? तो आंसर होगा भिक्खू संघसेना। तो अभी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयुष मंत्रालय ने दुनिया में योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2 व्यक्तियों और 2 ही संगठनों को प्रधानमंत्री पुरस्कार देने की घोषणा की है। अच्छा, वो 2 व्यक्ति कौन है? तो एक तो लेह लद्दाख के श्री भिक्खू संघसेना है और दूसरे हैं ब्राज़ील के मार्कस विनिसियस रोजो रोड्रिग्स। ये एक ही नाम है, बड़ा लंबा सा नाम है ये ब्राज़ील के व्यक्ति का। और 2 संगठन हैं, एक तो है द डिवाइन लाइफ सोसाइटी उत्तराखंड का और दूसरा है
ब्रिटिश व्हील ऑफ योग, ये यूके का संगठन है। तो इन्हें पुरस्कार के रूप में 25 लाख रुपए नगद और एक प्रमाण पत्र मिला है। चलो आप लोग बताओ, इस साल का हमने योग दिवस, ये तो आप जानते ही हो कब मनाते हैं, 21 जून को। उसकी थीम आप बताओ, थीम क्या रही। बाकी अभी यूनिसेफ ने आरजे उमर निसार को प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार, इम्यूनाइजेशन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया था। और रॉयल गोल्ड मेडल 2022 ये मिला है बीवी दोषी को। और हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए व्हीटली गोल्ड अवार्ड मिला था चारुदत्त मिश्रा को। ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, 2026 में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन अमेरिका, मैक्सिको और किस देश में किया जाएगा? तो आंसर होगा कनाडा। मतलब 3 देशों में होंगे ये 2026 के फीफा वर्ल्ड कप। कौन कौन से 3 देश? अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में। ये तो 2026 की बात कर रहे हैं। आपको बताया ना 2022 वाला, ये कहाँ पे होना है? कतर, दोहा में होना है। अच्छा मुझे तो ये बता दो आप, 2 प्रश्न पूछ रहा हूँ। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है और फीफा के अध्यक्ष का नाम क्या है? कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स में। तो अब आप बताओ, हम बढ़ेंगे आगे। चलो बताओ, अभी किसने कनेडियन ग्रैंड प्री 2022 को जीत लिया? तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन ने। आप जानते हो रेड बुल के ड्राइवर है मैक्स वर्स्टपन और ये नीदरलैंड के रहने वाले हैं। अभी इन्होंने कनेडियन ग्रैंड प्री फॉर्मूला 1 रेस को जीत लिया है और इस तरह से ये मैक्स वर्स्टपन की उनके करियर की 26वीं जीत है। बढ़ते आगे। फिर बताइए, जून 2022 को 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभारंभ किसने किया? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 19 जून 2022 को नई दिल्ली में 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मशाल रिले का शुभारंभ किया। आपको बता दूं, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी कि फिडे ने, जो कि चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है वर्ल्ड वाइड, इसने शतरंज ओलंपियाड मशाल की स्थापना की है, जो ओलंपिक परंपरा का हिस्सा है, लेकिन शतरंज ओलंपियाड में कभी नहीं किया गया था। मतलब ओलंपिक में तो आपको पता है मशाल रिले निकाली जाती है, लेकिन ओलंपियाड में अभी तक मशाल रिले नहीं निकाली गई थी, लेकिन इस बार निकाली गई है पहली बार। और आप जानते हो पहली बार जो फिडे ओलंपियाड है ये हो रहे हैं भारत में। भारत में भी कहाँ पे? चेन्नई में हो रहे हैं। और इस तरह से भारत शतरंज ओलंपियाड मशाल रिले रखने वाला पहला देश होगा। इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो फिडे ओलंपियाड शतरंज ओलंपियाड हैं जो कि भारत में हो रहे हैं, इसका मैस्कॉट शुभंकर क्या है? तो आंसर होगा थम्बी। ये याद रखना आप। पढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में श्रमिकों के कौशल को बढ़ावा देने के लिए किस परियोजना की शुरुआत की गई? तो आंसर होगा निपुण। तो आवास व शहरी मामलों के जो मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने नई दिल्ली में निर्माण श्रमिकों के कौशल को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्र स्तर की एक परियोजना शुरू की जिसका नाम रखा है निपुण। तो ये निपुण परियोजना आवास व शहरी कार्य मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्र शहरी आजीविका मिशन की अपनी प्रमुख योजना के तहत 1 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों को नए कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण करने की एक पहल है। इससे उन्हें विदेशों में भी काम के अवसर मिलते हैं। तो इसका नाम याद रखना, निपुण परियोजना है ये। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी किसने धन संचय नाम से एक नई योजना शुरू की? तो आंसर होगा LIC ने। तो अभी LIC ने एक नई धन संचय योजना को लॉन्च किया। ये एक पर्सनल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है जो सेफ्टी और सेविंग दोनों देती है। मतलब ये सेविंग के साथ ही जीवन बीमा कवर सुविधा मुहैया कराती है। तो LIC का ये धन संचय प्लान 5 साल से लेकर अधिकतम 15 साल के लिए है। आपको याद होगा अभी LIC ने बीमा रत्न नाम से सेविंग लाइफ इंश्योरेंस भी लॉन्च किया था। MR कुमार इसके अध्यक्ष हैं LIC के। और SBI जनरल इंश्योरेंस, इसने एक नया स्वास्थ्य बीमा वर्टिकल लॉन्च किया। उसके पहले इसने #बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान शुरू किया था। IDFC फर्स्ट बैंक, इसने घर घर राशन स्कीम लॉन्च किया। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट संभव को लॉन्च किया था। ध्यान रखना ये भी। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी किस राज्य ने मुख्यमंत्री मातृ शक्ति योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा गुजरात ने। तो अभी गुजरात सरकार ने गर्भावस्था से लेकर मातृत्व के पहले 1000 दिनों तक माता और शिशु दोनों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराने तथा उनकी पोषण स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मातृ शक्ति योजना की शुरुआत की है।
और इसके साथ ही राज्य की सभी आदिवासी बहुल तहसीलों में पोषण सुधा योजना को लॉन्च कर आदिवासी क्षेत्र की महिलाओं को इस योजना के तहत शामिल किया जाएगा। अच्छा चलो, कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उसके उत्तर देना। अभी गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष देखभाल अभियान आंचल को किसने लॉन्च किया था? तो आंसर होगा राजस्थान सरकार ने। अभी राजस्थान के कोटा जिले में जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, उन्होंने सुपोषित मां अभियान का दूसरा चरण भी शुरू किया था। चलो बताओ, अभी कौशल्या मातृत्व योजना को किसने शुरू किया? छत्तीसगढ़ ने, जिसमें दूसरी बेटी के जन्म पे 5,000 रुपये मिलेंगे। और मातृशक्ति उद्यमिता योजना को किसने शुरू किया? हरियाणा ने। अभी अम्मा और बहिनी योजना शुरू हुई थी, कहाँ पे? सिक्किम में। तो ये सारे पॉइंट्स भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, गौतम अडानी द मैन हू चेंज्ड इंडिया नाम की बुक को किसने लिखा? RN भास्कर ने। तो अरबपति उद्योगपति गौतम अडानी की जीवनी है ये, यानी कि उनकी बायोग्राफी है, जिसका नाम है अडानी द मैन हू चेंज्ड इंडिया, और जिसे अक्टूबर 2022 में रिलीज किया जाना है। इसे किसने लिखा है? RN। उन्होंने इस किताब में पहली बार दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक गौतम अडानी के अज्ञात पहलुओं को सामने लाने का दावा किया। आपको बताया बिमल जालान ने अभी बुक लिखी है द इंडिया स्टोरी नाम से। विनोद राय नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द BCCI नाम की बुक लिखी इन्होंने। नेस्कॉम के पहले अध्यक्ष हैं हरीश मेहता, इन्होंने द मैवरिक इफेक्ट नाम की बुक को लिखा है। चलो आप तो मुझे ये बताओ, रतन टाटा जी की जीवनी किसने लिखी है और उसका नाम क्या है, ये आप बताओ। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय संविधान अनकही कहानी नाम की पुस्तक का विमोचन किया है। इसके लेखक कौन है? तो आंसर होगा राम बहादुर। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम बहादुर राज की पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी को रिलीज किया है। अच्छा, सलमान रुश्दी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अभी हम लोगों ने एक प्रश्न पढ़ा था कि यूके के द्वारा किस भारतीय लेखक को कंपेनियन ऑफ ऑनर के रूप में चुना गया? तो आंसर होगा सलमान रुश्दी। और विनीत कार्तिक की बात करेंगे तो भारत की पहली स्पोर्ट्स मार्केटिंग बुक है बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस। इसको इन्होंने लिखा है विनीत कार्तिक ने। और गीतांजलि श्री आप जानते हो, इनकी बुक है टॉम्ब ऑफ सैंड। उसके लिए इन्होंने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीता है। और इनके साथ एक और है, क्या नाम है उनका? डेजी रॉकवेल। उन्होंने इस बुक को ट्रांसलेट किया। तो गीतांजलि श्री के साथ उन्होंने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता। ये नाम भी आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि अभी जून 2022 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो आंसर होगा 135वें स्थान पे। तो वर्ल्ड पीस इंडेक्स है ये। इसे जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। और इसमें भारत 163 देशों में से 135वें स्थान पे 135 नंबर पे रहा। टॉप पे रहा है आइसलैंड। सबसे लास्ट में 163 नंबर पे रहा है अफगानिस्तान। आपको याद है अभी ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स आया था जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया था, उसमें भारत 54 नंबर पे था और टॉप पे था जापान। हैप्पीनेस इंडेक्स आपको याद होगा, जिसमें भारत 136 नंबर पे था और टॉप पे था फिनलैंड। और अब आप पढ़ रहे हो वैश्विक शांति सूचकांक 2022, इसमें भारत 135 नंबर पे है और टॉप पे है आइसलैंड। बढ़ते आगे। तो बताओ जून 2022 में जारी कांतार ब्रांड्स के 2022 मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स रिपोर्ट में TCS कौन से स्थान पर रहा? तो आंसर होगा 46 नंबर पे। तो अभी कांतार ब्रांड्स ने 2022 के मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स रिपोर्ट को जारी किया है, जिसमें 4 भारतीय कंपनियों को टॉप 100 में शामिल किया गया। 4 भारतीय कंपनियां कौन कौन सी? TCS, HDFC बैंक, इन्फोसिस और LIC। तो TCS तो 46 नंबर पर है, HDFC बैंक 61 पे है, इन्फोसिस 64 पे है और LIC 92 पे है। अच्छा, ये तो हमने भारतीय कंपनियों की बात की है ना, लेकिन इस लिस्ट में टॉप पे कौन कौन सी कंपनियां हैं? तो फर्स्ट नंबर पे एप्पल है, सेकंड पे गूगल है, थर्ड पे अमेजॉन है, फोर्थ पे माइक्रोसॉफ्ट है। ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस देश ने 2028 में
अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र यानी कि प्लांट शुरू करने की योजना की घोषणा की? तो आंसर होगा चाइना। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि चाइना सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी बनाने वाला देश है दुनिया में, और अब चाइना सोलर एनर्जी के साथ एक स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है। ये ऐसा स्पेस स्टेशन होगा जो सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी को बिजली में बदल देगा। तो इसमें धरती से 400 किलोमीटर की ऊंचाई से वायरलेस पावर ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब पृथ्वी पर एक कलेक्टर के जरिए एनर्जी ट्रांसमिट करने के लिए माइक्रोवेव ट्रांसमीटर या लेजर एमिटर का इस्तेमाल होगा। तो इस प्रोजेक्ट का पहला चरण 2028 में शुरू होगा। ये प्रोजेक्ट 4 चरणों में पूरा किया जाएगा और 2050 तक प्रोजेक्ट पूरा कर लिया जाएगा, और पूरी तरह से चालू होने के बाद अंतरिक्ष में ये सोलर स्टेशन परमाणु ऊर्जा स्टेशन की तरह काम करेगा। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न आपका आप बना सकते हो कि अगर आपसे पूछे कि इसमें किसके जरिए ऊर्जा को धरती पर भेजा जाएगा, तो माइक्रोवेव या लेजर के जरिए। आपको याद है चाइना ने बनाया था आर्टिफिशियल सन, एक आर्टिफिशियल मून भी बनाया इसने। चलो आप बताओ, भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ पे किया गया था? गुजरात के गांधीनगर में। और अच्छा बताइए, अडानी ग्रीन ने कहाँ पर भारत की पहली पवन और सौर हाइब्रिड बिजली सुविधा शुरू की? तो आंसर होगा जैसलमेर में, राजस्थान के जैसलमेर में। और पूरी तरह से सोलर एनर्जी पे चलने वाला पहला एयरपोर्ट कौन सा है? तो आंसर होगा कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो चाइना की कैपिटल आपकी बीजिंग है, रेनमिनबी यहाँ की करेंसी है और शी जिनपिंग प्रेसिडेंट हैं। बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस बैंक ने बच्चों के लिए बचत खाता एंजॉय को लॉन्च किया? तो आंसर होगा इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो अभी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने फादर्स डे के मौके पर अभी बच्चों के लिए सेविंग अकाउंट जिसका नाम रखा है एंजॉय, ENJOY, एंजॉय, इसको लॉन्च किया और कहा कि ये खाता छोटे बच्चों को वित्तीय दुनिया से परिचित कराएगा, जिससे उन्हें बचत की आदत विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। देखो, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक स्थापना होती है 2016 में, हेडक्वार्टर चेन्नई में है। MD CEO इसके कौन है? वासुदेव पठानी नरसिम्हन। और इसकी टैगलाइन होती है इट्स फन बैंकिंग। आपको याद होगा अभी SBI जनरल इंश्योरेंस ने एक नया स्वास्थ्य बीमा वर्टिकल लॉन्च किया था। HSBC इंडिया ने रिसाइकल्ड PVC प्लास्टिक से बने भारत के पहले क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया था। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट संभव को लॉन्च किया है। तो ये सब बातें ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, जून 2022 में किस देश ने फुजियान नाम से अपना तीसरा विमान वाहक पोत लॉन्च किया था? तो आंसर होगा चाइना ने। तो अभी चाइना ने अपना तीसरा विमान वाहक पोत लॉन्च कर दिया है, जो कि चाइना का सबसे उन्नत और पहला पूरी तरह से स्वदेशी विमान वाहक पोत है। इसे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तैनात किया जाएगा और इसका नाम है फुजियान। अच्छा मुझे बताओ, भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या था? INS विक्रांत था।